दुनिया भर में कई ऐसे धर्म हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, तो कई ऐसे धर्म हैं जो पुनर्जन्म को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी किस्से आपने ऐसे सुने होंगे कि किसी का पुनर्जन्म हुआ, उसने अपने इंसाफ के लिए अपने बीते हुए कल में जो हुआ था उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी और उसे इंसाफ भी मिला। ऐसे बहुत सारी कहानी किस्से ऐसे आए दिन अखबारों में, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर देखने को सुनने को मिलते रहते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना में भी पुनर्जन्म का किस्सा है। मगर मैं भी इस घटना के बारे में पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो वाक़ई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश का एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ लगभग 500 लोगों के आसपास की आबादी रही होगी, चिलीपुर। दरअसल गांव में एक 500 साल पुराना मंदिर भी है, जो बालाजी के नाम से प्रसिद्ध। इसी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर अक्सर मंदिर में आ जाया करता था। मंदिर में बेटी घंटों बैठी रहती थी, क्योंकि उस लड़की की अक्सर तबीयत खराब रहती थी, रातों को जगना या किसी से बात नहीं करना। तो इसलिए उसके पिताजी उस लड़की को लेकर मंदिर में आकर बैठ जाया करते थे। वहाँ आकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिसका किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। मंदिर की घंटी टूटकर उस लड़की के सर पर आ गिर जाती है, और जैसे ही वह सर पर आकर गिरती है, उस लड़की के सर से खून निकलने लगता है और वो लड़की बेहोश होकर वहीं गिर। घर वालों को पता चलता है, मंदिर में जो उसके प्रशासनिक लोग हैं उनको पता चलता है, पुजारियों को पता चलता है, तो आनन फानन में उस लड़की को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां घंटों भी जाते हैं लेकिन लड़की को होश नहीं आता है। इसके बाद फिर एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, और अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के बाद कई घंटे बाद आखिरकार लड़की को होश आ जाता है। और होश आने के बाद जैसा अक्सर फिल्मों में होता है, वैसे ही लड़की आंखें खोलती है और अपने चारों तरफ लोगों को देखते हुए थोड़ा परेशान होती है, घबराती है और कहती है कि मैं यहाँ कैसे हूँ। घर वाले बताते हैं कि तुम मंदिर गई थी, ऐसे में तुम्हारे ऊपर एक घंटी गिर गई थी, जिसकी चोट की वजह से तुम बेहोश हो गई, और हम लोग यहाँ लेके आए जहाँ घंटों बाद तुम्हारा होश आया। उस लड़की को यह कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे और नाम ले रहे थे संध्या। लेकिन लड़की कह रही थी कि मैं संध्या नहीं हूँ, मेरा नाम संध्या नहीं है, मेरा नाम प्रियंका है। यह बात जब उस लड़की के घर वालों को पता चलती है, खासकर माँ को और परिवार के बाकी लोगों को, तो वो परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर भी कहीं ना कहीं शक में आ जाते हैं और उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर कि जिस लड़की का नाम संध्या है और जिसे संध्या के नाम से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया है, वह प्रियंका कैसे हो सकती है। लेकिन बार बार लड़की कह रही थी कि मैं तुम में से किसी को नहीं जानती हूँ, और मेरा नाम प्रियंका है, और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। बार बार एक ही बात कर रही थी। घर वाले परेशान हो जा। उस लड़की के पिता उसको तसल्ली देने के लिए उसके साथ बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद कुछ करते हुए दुलारते हुए कहते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारे नाम सचमुच संध्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो। दरअसल ये लड़की उसके पिता डॉक्टर को बताते हुए कहते हैं कि जब ये छोटी सी थी तभी से अंधेरे से डरती थी, सीढ़ियों पर चढ़ने से डरती थी, घर में अगर अकेला होती थी तो यह अंधेरों से डरती थी और चिल्लाने लगती थी। कई बार सोते सोते जाग जाया करती थी और जागते जागते कहती थी, विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो। जब ये बार बार यही बोलती थी तो घर वाले अक्सर उससे परेशान हो जाते थे। यही कारण था कि उसे कई तरह के तांत्रिक, ओझा, इस तरह के लोगों को भी दिखाया गया, झाड़ फूक कराया गया, लेकिन लड़की के दिमाग पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसलिए वो गांव के उस मंदिर के पास ले जाकर उस लड़की को तसल्ली दिया करते थे, सुकून दिलाया करते थे। लेकिन उसके साथ जो उस दिन हुआ था वो बिल्कुल अलग था और भयानक था। उसके बाद उसके सामने उसका चेहरा दिखाया जाता है, और जब वो आईना देखती है तो आईना देखकर हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो कहने लगती है कि मैं सचमुच संध्या नहीं हूँ, मेरा नाम प्रियंका है। और वो शीशे के सामने देखने के बाद कहती है कि यह चेहरा तो मेरा है ही नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। जब बात खूबसूरत की आती है तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, और वहाँ एक तरह से लोगों का जमघट लग जाता है यह सुनने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या। तब वो इतिहास के आईने में, मतलब कि अपने पुनर्जन्म से पहले की जो कहानी वो बताती है, उसको सुनने के बाद सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये लड़की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, और मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने के दौरान ही इसके साथ एक हादसा होता है। दरअसल उसको मार दिया जाता है। वो बताती है कि जब इसने पढ़ाई पूरी करने के बाद से मल्टीनेशनल कंपनी में इसको जॉब लग जाती है, और इसका जो बॉस होता है इसको कहीं ना कहीं चाहने लगता है,
और इसको किसी न किसी बात पर आए दिन उसके साथ बदतमीजी से पेश आता है, उसके साथ छेड़खानी करता था। ये लड़की उससे दूर भागने की कोशिश कर रही थी, मगर जॉब का मसला था, पहली जॉब लगी थी और अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए उसे नौकरी छोड़ इसलिए वह उस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहती थी। कई बार उसने अपने जैसे ही उसने कुछ उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, तब कहीं जाकर उसका बॉस शांत हो जाता है, उसका बाकायदा सार्वजनिक माफ़ी भी मांगता है और माफ़ी मांगने के बाद कहता है कि मैं भविष्य में इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँ। सब कुछ नॉर्मल कर देता है और नॉर्मल करने के बाद उस लड़की प्रियंका से कहता है कि प्रियंका, मैंने अपने घर पर एक पार्टी रखी है और तुम्हारे लिए जो मैंने एक फ़ाइल दी है उस फाइल को लेकर आना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उस पर सिग्नेचर करना है और तुम्हारा प्रमोशन रखा हुआ है। और लड़की खुश हो जाती है कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। रात के 9 बजे के आसपास इसका टाइम दिया था और उस लड़की को अपने घर पे बुला लेता है। लेकिन इस दिन बॉस के घर पर कोई भी नहीं था, उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं था और ना ही ऑफिस का कोई था। लेकिन उसे धोखे से उसे विश्वास में लाकर अपने घर पे बुलाता है और घर पे बुलवाने के बाद उस लड़की के साथ शराब के नशे में कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लड़की विरोध करती है, विरोध करने के बीच में ही इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, मारापीट होती है और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते कुछ इतना चिल्लाते हैं कि इसकी आवाज़ अब घर की चारदीवारी से कहीं दूर जाने लगती है। तभी वो व्यक्ति डर जाता है और डरने के बाद अपने घर से तकिया उठाकर उस लड़की के मुंह पर लगा देता है और वह ज़ोर से पीछे से पकड़ लेता है। कुछ कस के पकड़ने के बाद उस लड़की का दम घुटने लगता है और वह अपनी जो बचाव करने के लिए कोशिश कर रही थी, तड़प रही थी और इसी तरह अंत में उसी दौरान ही लड़की के प्राण निकल जाते हैं और वो मर जाती है। इस डेड बॉडी को कहाँ पे ठिकाना लगाया जाए यह सोचने पर वह मजबूर था। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने ही घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उस लड़की को वहीं दफन कर देता है, वहीं दबा देता है। लड़की तो मर जाती है, लेकिन लड़की के परिवार वाले उस लड़की को हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, सारे वो काम कराते हैं, लेकिन लड़की के बारे में कहीं आता पता नहीं चल रहा था। इसलिए मामला कहीं इतिहास के पन्नों में दफन रह जाता है और फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चिलीपुर जो इलाका है वहाँ पर ये लड़की फिर पुनः जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद अपने ही घर परिवार में जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं वैसे ही रहती थी। संध्या के पिता ने जिस तरह से पूरी बात सुनी और पूरी बात सुनने के बाद फिर इस प्रियंका को लेकर उसके उसी घर में लेकर जाते हैं जहाँ पहले उसका जन्म हुआ था और जहाँ पर उसके साथ ये वारदात हुई थी। माँ से मुलाकात कराते हैं और मुलाकात कराने के बाद जब माँ के पास वो लड़की पहुँचती है तो उनको बिल्कुल यकीन नहीं होता है और वो दोनों मिलके बहुत ज़्यादा जो कि व्याकुल होकर रोते हैं। फिर इस मामला को पुलिस के पास लेकर जाया जाता है, पुलिस का सहारा लिया जाता है और पुलिस का सहारा लेने के बाद उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाता है। हालांकि उस घर के आंगन में जहां पर उस डेड बॉडी को दफनाया गया था, उस गड्ढे को भी खोदा जाता है। वहां बॉडी तो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ मात्र अंश मिलते हैं और इन अंशों के आधार पर डीएनए टेस्ट कराया जाता है, जिसका माँ से मेल कराया जाता है, परिवार के बाकी सदस्यों से भी मेल कराया जाता है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह मेल खा जाता है। और मेल खा जाने के बाद इससे यह पता चलता है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी होशियार हो, वो बच नहीं सकता है। और इस घटना ने इनकी इस सारी कथा पर यकीन करने को मजबूर कर दिया कि पुनर्जन्म की घटनाएं भी होते रहते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मैं आप लोग को यह भी बता दूं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन अपराधी कभी बच नहीं सकता है। थैंक यू सो मच। स्टोरी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के लिए वेट कीजिए।